हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से आधुनिक इतिहास का पार्ट सेकेंड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जनजातीय अन्य प्रमुख आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, दिल्ली दरबार, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी के प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज और पूना पैक्ट, साथ ही साथ आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम प्राचीन इतिहास को कवर कर चुके हैं और मध्यकालीन इतिहास को भी कवर कर चुके हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस बुक में टोटल 3100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपकी आरआरबी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस, आरआरबी जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी स्टेज 1 सेकंड के लिए आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होंगी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। यहाँ से इसके संस्थापक का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 1864 में, यानी कि ऑप्शन डी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। चलिए देखते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। केशव चंद्र सेन ने 1864 ईस्वी में मद्रास ये गए और वहाँ के लोगों को वेद समाज स्थापित करने के लिए इन्होंने प्रेरणा दी। 1864 में मद्रास के एक तरुण युवक के श्री घरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की तथा 1871 ईस्वी में वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किए? तो इनका नाम है पंडिता रमाबाई। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान में भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किए पंडिता रमाबाई ने। देखते हैं दोस्तों ये कौन है, कब इनका जन्म हुआ। पंडिता रमाबाई को समाज सुधारक पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। ये संस्कृत के विद्यार्थी थे तथा इन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर उल्लेखनीय कार्य किए। इन्होंने बम्बई में शारदा सदन की शुरुआत की। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा सदन की शुरुआत किसने की? पंडिता रमाबाई ने। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद से सम्मानित भी किया था। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1875 में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो देखिए उन्हें देखते हैं हम। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसोफी ग्रीक भाषा के दो शब्द थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या अथवा ईसाई धर्म के नोस्टिसिज्म के समकक्ष माना जाता है। इस सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल आलकॉट ने 17 नवंबर 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है, सन 1882 ईस्वी में इस सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के पास आड्यार में स्थापित किया गया। इसकी भारतीय अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है ना। किस वर्ष में सर विलियम्स जोन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो सही आंसर है 1784, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, 1784 में सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। देखिए, 15 जनवरी 1784 को सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम में स्थित है। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष में सर विलियम्स जोन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा आया है, अब आया है ग्रुप डी में, पहले एनटीपीसी में था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है 1784, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए फिर से एग्जाम में पूछा गया, पहले पूछा गया 28 तारीख में, फिर पूछा गया 12 तारीख में, 2018 में ये क्वेश्चन फिर पूछा गया, किस वर्ष में सर विलियम्स जोन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो सही आंसर है दोस्तों इसका 1784। क्या दोस्तों 1784। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों तथा वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। देखिए ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एसएससी है, रेलवे है, और आपके स्टेट लेवल के जहाँ एग्जाम होंगे, जहाँ जीके और हिस्ट्री पूछा जाता है, वहाँ राजा राम मोहन राय दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखिएगा, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से अब आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। इनके द्वारा उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं और देखिए यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसा कि लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 में कानून बनाया इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए, और प्रयास किसने किया, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना की कब की गई, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में, देखिए यहाँ आपको कह रहा है कलकत्ता में, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो अभी हमने पढ़ा है, आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर है 1828 में, ठीक है दोस्तों। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी, कलकत्ता में। देखिए इनके बारे में और भी डिटेल यहाँ पर है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। बहुत ही अंदर का क्वेश्चन है दोस्तों, डीपली यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो अधिकतर बच्चे छोड़ कर ही आएंगे इस क्वेश्चन को। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने भारत में नव जागरण आंदोलन चलाया और समाज में फैली कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह आदि का विरोध किया। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज सभा की स्थापना की, जिसके बाद ब्रह्म समाज इसको कहा जाने लगा। इसका उद्देश्य एक ईश्वर की उपासना तथा मूर्ति पूजा का विरोध था। इनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोक से संबंधित कानून भी पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो लगा सकते हैं आप इसका क्वेश्चन, अभी हमने डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी तरह से पढ़ी है। तो सही आंसर इसका राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है ना। यहाँ बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, तो इनके नाम अच्छे से याद रखिएगा आप। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी। तो सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, ठीक है, प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग का नाम दिया हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने स्थापना की है, लेकिन इन्हें प्रेरणा किसने दी, आचार्य केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानाडे ने, ठीक है। जी.आर. भंडारकर इस समाज के अग्रणी नेता थे, इनका नाम भी याद रखिएगा, जी.आर. भंडारकर। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह पर रोक और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन करना था। देखिए अगला क्वेश्चन है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जी.के. गोखले। याद रखिएगा, जी.के. गोखले, इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र में, देखिए दोस्तों अच्छे पॉइंट है ये, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को की थी, जिन्होंने इस संघ के गठन के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। उनके साथ सुशिक्षित भारतीयों का एक छोटा सा समूह भी था, जिनमें नतेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर, अनंत पटवर्धन शामिल थे, जो सामाजिक और मानवीय विकासों को बढ़ावा देना चाहते थे और भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस मिशन के से संस्थापक थे? तो सही आंसर है दोस्तों आर्य समाज। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी और काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे रखी है, जिससे कि आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आप बना सकते हैं। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी जिले में 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम मूल शंकर रखा गया। इनके पिता का नाम अम्बा शंकर था। ठीक है, मथुरा के स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे। देखिए कितनी सारी डिटेल है, गुरु भी आ गए, पिताजी का नाम भी आ गया, इनका मूल नाम भी आ गया मूल शंकर, बाद में इनको दयानंद सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए, गुरु हो गए इनके मथुरा के स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे। शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडनी पताका इन्होंने फहराई। आगे देखिए, दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके पंडितों और विद्वानों को वेदों के महत्व के बारे में समझाया। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी हंसराज और लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, जो कि संस्कृत में है, इसकी रचना भी की थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको याद हुए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों 1829 में। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1829 में अधिनियम पारित किया गया। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला। तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पहले यह सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, फिर 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू हुआ। निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते हैं। उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेदों की समृद्ध ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसने छुआछूत, मूर्ति पूजा, पशु बलि आदि धार्मिक कृतियों का विरोध किया। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? तो देखिए, इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन को गठित किया गया। देखिए, देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से। रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता के पास 12 नगर में की। तत्पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर कलकत्ता में हुई। ठीक है दोस्तों, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के तारेश्वर मंदिर के पुजारी थे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से गुरु भी मिल गए आपको। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के तारकेश्वर मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य गरीबों की सेवा करना था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद, जिन्हें कि नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। अगला क्वेश्चन है बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बेलूर मठ ये कहाँ है? यह है आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। सन यानी कि किस सन में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि 1897 में। अभी हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के आए हैं, आपको याद भी होना चाहिए। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 114। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और यहाँ से ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। देखिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है। देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषीय प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणा तथा बंगाल में नव जागरण युग के पिता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ से आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके यानी कि कहाँ आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर है दोस्तों फैजपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग 1936 में की गई। कहां पर? फैजपुर में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। देखिए 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 117 महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए अभी आरआरबी एनटीपीसी के जो प्री के एग्जाम हुए हैं वहाँ गांधी जी से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए। 1-2 क्वेश्चन तो पक्के ही पूछे गए, इसलिए आप गांधी जी के क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा, रटिएगा इनको। देखिए सही आंसर इसका बेलगांव। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने बेलगांव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। देखिए वर्ष 1924 इसका याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बेलगांव जो कि कर्नाटक में है आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई तथा वे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885, डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 में तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। इसके संस्थापक थे A.O. हुम। ठीक है दोस्तों, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन ये 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए फिर से पूछा गया क्वेश्चन, पहले ग्रुप डी में पूछा गया, अब आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है 1885, यानी कि ऑप्शन सी। भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है दोस्तों बॉम्बे। ठीक है ना, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक को बॉम्बे में आयोजित किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। किसने? WC बनर्जी ने। यानी कि ये पहला अधिवेशन था, पहली बैठक थी। तो WC बनर्जी कौन हुए? पहले अध्यक्ष हुए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय हैं ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। पूरा नाम है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। देखते हैं इसका सन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। तैयब जी एक प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस के नेता थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित तीसरे वार्षिक अधिवेशन में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। देखिए, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? ठीक है ना, तो ये पार्टी पूछ रहा है कि किस पार्टी का गठन किया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया। इन्होंने 1939 में ही एक अलग पार्टी जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इन्होंने त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों, गवर्नर अभी हमने डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पढ़े थे, आप लगा सकते हैं इसका आंसर। सही आंसर है लॉर्ड डफरिन, यानी कि ऑप्शन बी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन और इसकी स्थापना की A.O. हुम ने 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र काल अवधि के दौरान, तो दोस्तों सही आंसर है J.B. कृपलानी, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, ठीक है ना, तो उस समय स्वतंत्र काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। इंपॉर्टेंट नाम है ये। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। वे 1946 में मेरठ में आयोजित कांग्रेस के 55वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसी पद पर बने रहे। इनके बाद कांग्रेस के 56वें अधिवेशन जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर है। स्वतंत्र पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, ये थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 32वें अधिवेशन में अध्यक्षता के लिए इन्हें चुना गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों, लखनऊ समझौता ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है ये लखनऊ समझौता। देखिए, 1916 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। देखिए, समझौता हुआ है तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम भी इम्पोर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसी दौरान कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल भी एकता हो गई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बात कर रहा है स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी दोस्तों इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अल्प समय के लिए, कम समय के लिए 1959 यानी कि 1959 में पार्टी की अध्यक्ष बनी। इसके लगभग 20 साल बाद 1978 में दूसरी बार अध्यक्ष बनी और 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी तक अध्यक्ष पद पर बनी रही। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी इंदिरा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन ए। देखते हैं दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गवालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में एलन ऑक्टेवियन हुम, देखिए पूरा नाम है इनका, A.O. हुम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन हुम, द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। हुम ने 1906 ईस्वी में इसके सचिव यानी कि महामंत्री के पद पर कार्य किया। A.O. हुम को कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस का जनक कौन है? A.O. हुम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए पूरा नाम यहाँ पे है। जब A.O. हुम का एग्जाम में पूरा नाम पूछा जाएगा तो उसलिए भी याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, एलन ऑक्टेवियन हुम। ठीक है, तो इन्होंने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। देखते हैं जरा इंपॉर्टेंट फैक्ट। एलन ऑक्टेवियन हुम ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी और राजनीतिक सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। ये कांग्रेस के सचिव पद पर कार्यकर्ता थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन आते हैं आपके बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर है 1905 यानी कि ऑप्शन डी। बंगाल का पहला विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी हम देखते हैं जरा। देखिए, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। कर्जन ने बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुके बंगाल का विभाजन कर राष्ट्रवाद को विखंडित करना और सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना था। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1905 में। देखिए, वही क्वेश्चन पहले वो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया, उसके बाद ग्रुप डी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? सही आंसर है दोस्तों अविंदर नाथ टैगोर यानी कि ऑप्शन ए। सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सन 1905 में अवनिंदर नाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। वाराणसी स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन सन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था। दुर्गा महेश्वर मर्दानी नामक प्रसिद्ध चित्र तैयब मेहता की रचना है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर है 7 अगस्त 1905 को। इंपॉर्टेंट डेट है 7 अगस्त 1905। कितनी? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। देखते हैं दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को। जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद कुछ दिनों के भीतर ही पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया तथा 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन आयोजित कर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। बंगाल विभाजन जब भी आए लॉर्ड कर्जन को याद रखिएगा। तो 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने के द्वारा 1905 ईस्वी में दिया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी, ठीक है। कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से ही ये प्रभावी हुआ। सन 1911 में दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन, ठीक है। यही क्वेश्चन देखो दोबारा से रिपीट हुआ। पहले आया एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में, फिर एनटीपीसी की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया 31 तारीख को, यानी कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा बंगाल विभाजन से। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, उसका नाम क्या था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका नाम है बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। क्या नाम है? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली, जिसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिपिन चंद्र पॉल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, अन्य 2 के नाम क्या थे? ठीक है, तो देखिए लाल बाल पाल, इनमें से उसने पहले आपसे कह दिया क्वेश्चन में कि बिपिन चंद्र पॉल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, इनमें से अन्य 2 कौन थे? तो अन्य 2 थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे थे लाला लाजपत राय। तो देखिए लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, इन्हें लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता था। देखिए बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे जो लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से लेकर 1918 तक वे गरम राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। वे स्वदेशी वस्तुओं के पक्षधर थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय का निवास स्थल क्या था? तो राइट आंसर दोस्तों पंजाब। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय का निवास स्थल था पंजाब। देखिए लाला लाजपत राय का निवास स्थान है पंजाब। वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी कंपनी की स्थापना भी की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? सही आंसर है 1906। ठीक है दोस्तों, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, ठीक है ना, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन ने की थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की भावना जागृत करना और भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर है 1911। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, घोषणा कब की गई, कब स्थानांतरित हुई, इस सब के बारे में हम देखेंगे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखिए आप, ऑप्शन क्या दिए उसने, 1908, 1910, 1914, 1911। तो नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? 1911। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आपको सब क्लियर होगा जिससे। देखिए नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 में बनाने की घोषणा की गई, ठीक है ना। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर कब आए थे? ये 12 दिसंबर 1911 को। बंगाल विभाजन को रद्द करके भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई।
अब देखिए आगे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बन गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो सही देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पहले मैंने आपसे क्या कहा, याद रखिएगा घोषणा की गई 1911 में, लेकिन यहाँ पे देखिए और 1911 में घोषणा की गई और 1912 में राजधानी बना दी गई, यानी कि स्थानांतरित कर दी गई कलकत्ता से दिल्ली। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, 10, 11, 16, 23, 12 तो यहाँ है नहीं जिससे आप कंफ्यूज हो, तो सीधा सीधा है दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? 1911। इसका कहने का मतलब ये आपसे पूछ रहा है घोषणा, ठीक है ना, 1911 में राजधानी बनाया गया। आगे देखते हैं, अब ये देखिए कहेगा आपसे यदि स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित कब किया गया, तो हम 12 लगा सकते हैं आंसर। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्थानांतरित की गई 11 में और 12 में इसका मतलब 1 अप्रैल 1912 को राजधानी इसको बना दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के काल में। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है आपका, कलकत्ता, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि 1910 से 1916 तक रहे, कि शासनकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर घोषणा की गई। फिर से सुनिए, देखिए कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर घोषणा की गई और दिल्ली को 1912 में भारत की राजधानी ये बनी, 1912 में भारत की राजधानी बनी। किंग जॉर्ज पंचम द्वारा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? सही आंसर है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। देखिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी को आमंत्रित किया गया था। उनके आगमन के उपलक्ष्य में स्वागत हेतु बम्बई में समुद्र तट पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका मुंबई में। कहाँ पर? ऑप्शन ए मुंबई। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। इसके द्वारा वर्ष 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की मुंबई यात्रा की याद में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे एनी बेसेंट, ठीक है। ऑप्शन देखिए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सही आंसर है, जो कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों होम रूल लीग को अच्छे से जान लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत रहते हुए स्वयं शासन प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था। किसके द्वारा? तिलक जी द्वारा और एनी बेसेंट, ठीक है। ऑप्शन में तो आपके तिलक थे नहीं, तो हमने क्या लगाया आंसर? एनी बेसेंट। आगे पढ़ते हैं। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 में पूना जो कि पूना बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई, ठीक है। पूना में की गई किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा। इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव थे NC केलकर। इसका प्रभाव क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार और मध्य प्रांत तक था। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है ना, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अड्यार यानी कि मद्रास में की। इस लीग के सचिव अरुडेल और अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो दोस्तों तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई, किसकी? होम रूल लीग की। और एनी बेसेंट के द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो सही आंसर है दोस्तों इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था, परंतु इस आंदोलन में शस्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो सही आंसर दोस्तों नाना साहब, ठीक है ना, नाना साहब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाकी नाम जो आपको दिख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये थे। देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जैसे युवाओं ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की थी, जिसमें समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार किया गया, जबकि नाना साहब 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है दोस्तों भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, भगत सिंह ने इसकी स्थापना की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है 1925। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। जानते हैं इसके बारे में हम जरा। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एवं चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इनके सदस्य ने मिलकर 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहे सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया, जिसे काकोरी कांड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? यानी कि ये पार्टी का नाम पूछ रहा है। ये जो दल था जिन्होंने इसको लूटा, बिस्मिल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है ना, तो इन व्यक्तियों की वो पार्टी पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये लूटी गई हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई थी। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया। देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल यानी कि लाल बाल पाल द्वारा 17 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। अब देखिए खिलाफत आंदोलन, ठीक है, क्यों आया यहाँ पर खिलाफत आंदोलन? क्योंकि ऑप्शन में दिए हुए थे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में बता रहा है ये। खिलाफत आंदोलन 1919 में भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। फिर है असहयोग आंदोलन के बारे में बताया इसने। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। वह औरत कौन थी जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर है दोस्तों सरोजिनी नायडू। ठीक है ना, इन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। देखिए, सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया? सही आंसर है प्रीति लता बड़ेदार। ठीक है दोस्तों, प्रीति लता बड़ेदार, बड़ेदार है इनका नाम, बड़ेदार। देखिए, प्रीति लता बड़ेदार ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया। चटगांव शस्त्रागार के कब्जे के दौरान अनेक व्यक्ति मारे गए। प्रीति लता रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापेमारी के दौरान मारी गई थीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी? तो इनका नाम है खुदीराम बोस। याद रखिएगा दोस्तों, 18 वर्ष की आयु में फांसी खुदीराम बोस को दी गई अंग्रेजों के द्वारा। क्यों दी गई, तो जरा हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, 30 अप्रैल 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, परंतु गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई?
भारत के बाहर नहीं की गई। तो दोस्तों सही आंसर है हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था, ठीक है, जिसे आप कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 9 से 10 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना नई दिल्ली में की गई। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था और यह एक लोकतांत्रिक संगठन था। देखिए और भी ऑप्शन दिए हुए थे, उन्हें भी देखते हैं। इंडिया हाउस, गदर पार्टी, बर्लिन समिति नामक संगठन की स्थापना क्रमशः लंदन, कनाडा, जर्मनी में हुई। यानी कि देखिए इंडिया हाउस कहाँ पर? लंदन में, गदर पार्टी कनाडा और बर्लिन समिति जर्मनी में, इनकी स्थापना यहाँ हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही कम किताबों में देखने को मिलेंगे। सही आंसर है इसका बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर दोस्तों, बी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, बल्कि महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, भक्त भी थे और ये दूरदर्शी राजनेता भी थे। बी.डी. सावरकर ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेला आयोजन किया था। भगत सिंह और अन्य उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि लाला लाजपत राय की मौत के कारण भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। इसके सदस्य में आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि ने साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को कर दी थी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ मुख्य आरोपी था, यानी कि नाम पूछ रहा है भगत सिंह के साथ कौन थे असेंबली बम कांड में? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त, ठीक है दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त। देखिए असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त प्रमुख आरोपी थे। इस कांड में दोषी ठहराए गए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किसकी हत्या में आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो राइट आंसर है जे.पी. सॉन्डर्स। जे.पी. सॉन्डर्स। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जे.पी. सॉन्डर्स के हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वजा फहराने के लिए याद किया जाता है? सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। यह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। अगला क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो ये है दोस्तों आपके चंद्रशेखर आजाद, ठीक है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद स्वयं मौत को गले लगाने वाले क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे, जहां अंग्रेजों से मुठभेड़ होने पर अंतिम गोली स्वयं को उन्होंने मार ली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। फिर से याद कर लीजिए, मैं आपको ऑप्शन दूंगा। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका चंद्रशेखर आजाद, ठीक है दोस्तों। देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें तो फांसी दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन ऐसा स्वतंत्रता संग्रामी है जिसे अंग्रेजों द्वारा फांसी नहीं दी गई? तो चंद्रशेखर आजाद है दोस्तों इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो सही आंसर है 1931, ठीक है, भगत सिंह को 1931 में फांसी दी गई थी।
देखिए, पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को जनता एवं सरकार तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। लाहौर षड्यंत्र के दौरान मुकदमा चलाया गया इन पर, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो ये है दोस्तों मैडम कामा। ठीक है, मैडम कामा। देखते हैं इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन, आपको अच्छे से समझ में आएगा इसको। श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा, यानी कि इनको मैडम कामा भी कहते हैं, भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी ये। ठीक है, भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए विख्यात थी। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विनायक सावरकर। ठीक है दोस्तों, विनायक सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई। क्या है दोस्तों इसका आंसर? विनायक सावरकर। देख लेते हैं अभिनव भारत समाज को। देखिए, अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी कि BD सावरकर ने 1904 में की थी। याद रखिएगा 1904। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से प्रतिरोध के लिए बनाया गया था। सन 1952 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं भंग कर दिया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब इसकी आवश्यकता यानी कि जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है 1919। 1919 में रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया। चलिए देखते हैं रोलेक्ट एक्ट क्या है ये। देखिए, रोलेक्ट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने हेतु लागू किया गया। यह कानून सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर सकती है, जबकि वह व्यक्ति अपने बचाव हेतु उसके विरुद्ध में ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई वकील कर सकता था। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलेक्ट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1919 यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 को क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम पारित हुआ। इसे रोलेक्ट एक्ट या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील की कानून भी कहा जाता है। दरअसल इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त होने के संदेह मात्र पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और गिरफ्तार व्यक्ति को अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये था आपको रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? देखिए, अभी आपने पढ़ा है इस क्वेश्चन को अच्छे से, तो आप लगा सकते हैं आंसर। सही आंसर इसका ऑप्शन सी यानी कि 1919 में। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो दोस्तों ये थे आपके सरदार ऊधम सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी, सरदार ऊधम सिंह ने मारा था जनरल ओ डायर को। मार्च 1940 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर, ठीक है, की लंदन में हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर 31 जुलाई 1940 को मृत्युदंड दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित घटना है? तो देखिए, अभी इसका सन देखिए, फिर इसकी डेट भी हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है 1919 यानी कि ऑप्शन बी। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था।
क्यों हुआ? तो देखिए, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 लोग मारे गए। देखिए, हर किताब में अलग अलग दिया है, सरकारी ब्यौरा अलग है, अंग्रेजों की रिपोर्ट अलग है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक में कुछ और है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिले उसको आप देखिएगा। तो इसमें 400 लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था, तो इसका नाम भी याद रखिएगा, हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ? लगा सकते हैं आप इसका आंसर, पढ़ चुके हैं हम 3 क्वेश्चन इसके अब तक। तो ये हुआ था 1919 और डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कर्नल रेजिनाल्ड डायर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 2 नाम है यहाँ पर, रेजिनाल्ड डायर और जनरल ओ डायर। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था दोस्तों, ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा की गई, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? सही आंसर है बैसाखी। ठीक है दोस्तों, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। रूल एक्ट का विरोध करने के लिए यह सभा आयोजन किया जा रहा था, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी। उस संबंध में यहाँ पर सभा आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक में कई सारे नाम आते हैं, जैसे कि देशबंधु चित्तरंजन दास भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, लेकिन ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में आपसे क्या नाम दे रखा है, तो आपको एक ही नाम मिल रहा है यहाँ पर, मोतीलाल नेहरू। तो हम लगाएंगे स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू। देखिए, 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर कांग्रेस में एक नए दल का उदय हुआ, जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। इसके पार्टी के कर्णधार पंडित मोतीलाल नेहरू सचिव थे, देशबंधु चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल थे। इनका उद्देश्य विधान परिषद का बहिष्कार न कर चुनाव में भाग लेना और निर्वाचित होकर विधान परिषद के अंदर सरकार से संघर्ष करना था। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो सही आंसर है दोस्तों मोतीलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 177, चोरी चोरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? सही आंसर है असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा घटना के कारण अचानक रोकना पड़ा था। देखते हैं ये चोरी चोरा घटनाकांड कब हुआ, कहाँ हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा नामक स्थान पर 5 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घट गई। ठीक है, चोरी चोरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत उत्तेजित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। चोरी चोरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका बिहार। ठीक है, महात्मा गांधी ने चंपारण असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत की। चंपारण जिला बिहार राज्य में स्थित है। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है अहमदाबाद हड़ताल 1918। ठीक है, अहमदाबाद हड़ताल 1918 को देखते हैं जरा हम, जहां पर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया। देखिए, अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च 1918 में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ।
प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। श्रमिकों ने प्लेग बोनस समाप्त करने के एवज में उनकी मजदूरी में 50% वृद्धि करने की मांग की, जबकि मिल मालिक 20% वृद्धि करने के लिए तैयार हुए थे, जो कि मजदूरों के हितों की दृष्टि से सही नहीं था। मजदूरों ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी से सहायता एवं मार्गदर्शन का आग्रह किया। गांधी जी ने 35% बोनस देने का समर्थन किया और प्रथम बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान असहयोग आंदोलन की परिकल्पना यह शामिल नहीं था। क्या नहीं था शामिल दोस्तों? तो सही था मशहूर हिंसा। ठीक है, मशहूर हिंसा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था। देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में हिंसक शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा पहुंचाना था तथा इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी, जो चोरी चोरा घटना के बाद स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, वर्ष 1920 एवं 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? सही आंसर है विदेशी वस्तुओं की खरीद। ठीक है दोस्तों, विदेशी वस्तुओं की खरीद इसका सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था। देखते हैं दोस्तों जरा हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन को, यहाँ से आपको और भी क्लियर होगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बड़ा डिस्क्रिप्शन है, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे बन सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को की। इस दिन तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 की। इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि इसके प्रमुख विरोधी CR दास थे। दिसंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ठीक है, लाला लाजपत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत उपाधियों एवं प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे कि चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रोत्साहन, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता का अंत आदि का उल्लेख था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? यानी कि स्थान पूछ रहा है, किस स्थान पर महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो ये है दोस्तों चंपारण, बिहार। ठीक है ना दोस्तों, चंपारण बिहार में भारत की बात कर रहा है ये, भारत में महात्मा गांधी का सफल सत्याग्रह था। बिहार के किसान, याद रखिएगा, बिहार के किसान का नाम है राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में किया। इसी चंपारण के लिए बात एक ही है कि इस ऐतिहासिक संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे। इसी सत्याग्रह में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। देखिए, महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु और उपदेशक मानते थे। गोपाल कृष्ण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक राजनीतिक भी थे। इन्हीं की प्रेरणा से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए? ये क्वेश्चन NTPC 2017 में भी पूछा गया है और NTPC का जो 2020 में जनवरी में प्री के एग्जाम हुए, वहां भी 2 से 4 बार हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा? कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए? तो सही आंसर है 1915। कब दोस्तों? 1915 में।
देखिए सन 1915 में भारत वापस आने से पहले महात्मा गांधी प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष इन्होंने किया। उन्होंने भारत आकर समूचे भारत का भ्रमण किया, किसान, मजदूर, श्रमिक को अधिक भूमि कर भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की ख्याति प्राप्त की, यानी कि इन्होंने चलाए थे। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो सही आंसर है खिलाफत आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है खिलाफत आंदोलन, जरा देखते हैं। देखिए नाम तो आपको याद हो गए, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा आंदोलन को शुरू किया गया, यानी कि नेतृत्व किया गया खिलाफत आंदोलन का। देखते हैं हम इसे। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली ने अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से सितंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो किसके साथ शुरू हुआ? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दांडी मार्च के साथ ये शुरू हुआ था। क्या? नागरिक अवज्ञा आंदोलन। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं आपके लिए। फैक्ट देखिए तो आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। 12 मार्च 1930 को साबरमती से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट स्थित एक गांव है दोस्तों, ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ इन्होंने की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी भारतीय द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो सही आंसर है 1930 में। कब? 1930 में। दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? सही आंसर है 1930 में। दोनों ही साथ में हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी नामक सत्याग्रह 1930 में। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर है ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की गई थी। कब की गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम क्या थे? तो देखिए, पहला था नमक कानून का उल्लेख कर स्वयं नमक बनाना, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार करना, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कर अदायगी पर रोक लगाना और ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना। ये था इसका उद्देश्य। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में लिखा हुआ था ब्रिटिश सरकार के आदेशों का संपूर्ण अवज्ञा। तो ये आंसर सही है। ठीक है ना। और चोरी चोरा से इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ब्रिटिश सरकार के आदेशों का आंशिक अवज्ञा नहीं, आंशिक भी नहीं है। ठीक है, नागरिकों को अधिकार देना, नागरिक अधिकारों को दिए जाए, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है? ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो सही आंसर है 22 मार्च 1930। कब? 22 मार्च 1930 को दोस्तों। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील की दूरी, देखिए अब मील कह रहा है यहाँ पर, पहले किलोमीटर में आपको याद करवाई यहाँ पर, अब देखिए मील में कह रहा है, 241 मील की दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की।
1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यानी कि यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों साबरमती से, ठीक है ना, साबरमती से। याद रखिएगा दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आपको बहुत से फैक्ट मिलेंगे एग्जाम के लिए। देखिए दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, इसे 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक पर कर लगाने के कानून के विरोध में शुरू किया गया था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी समेत 78 लोगों द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक लगभग 241 मील की पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने किसके विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया? तो राइट आंसर रहेगा नमक पर कर लगाए जाने के, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 193, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। देखिए 1930 में जब गुजरात में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का दौरान दांडी मार्च किया, उसी दौरान सी राजगोपालाचारी ने भी तमिलनाडु के नागपट्टनम के पास बेदरनयम नामक में नमक कानून तोड़ा। राजगोपालाचारी इस मार्च को बेदरनयम मार्च भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेदरनयम मार्च किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन आयोग 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? तो सही आंसर है क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार किया गया था। देखिए साइमन कमीशन को भारतीय द्वारा बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था इसमें। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग ने भी इस फैसले का स्वागत किया, जबकि जस्टिस पार्टी जो कि पंजाब में थी, यूनियनिस्ट पार्टी जो कि मद्रास में थी, ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर है 1931, ठीक है दोस्तों, गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए। चलिए देखते हैं गांधी इरविन समझौते को। 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता किया गया, जिसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। इस समझौते का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों सितंबर 1931 को, ठीक है, सितंबर 1931 को दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह सम्मेलन लंदन के सेंट पैलेस में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में चला। तीसरा कब चला? ये चला तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 तक, ठीक है, तीनों की यहाँ डेट दी है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं? तो सही आंसर है 1932, ठीक है दोस्तों, पूना पैक्ट पर समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1932 में। 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर दलित जातियों के आरक्षण सिद्धांत को अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय विधानमंडल में उनके लिए 18% सीटों की वृद्धि और प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक।
देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन यानी कि त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद मार्च 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक समाजवादी दल है जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में M.N. राय द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? राइट आंसर है दोस्तों इसका, देखिए 1942। अभी हमने डिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ा? 1942 में, ठीक है ना, आजाद हिंद फौज। अब यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है? ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में दे रहा है 1943, 40, 45। तो हम क्या लगाएंगे? देखिए, समय कभी कभी ऐसा चलता है, हम कहते हैं ना कि कुछ घटना ऐसी होती हैं जो कि मान लीजिए दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में ख़त्म हो गई, ठीक है। 42 में दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में ख़त्म हुई 43 में। तो क्या ऑप्शन में आपको यहाँ 42 दिख नहीं रहा? तो आप कैसे आंसर क्या लगाएंगे? तो आप आंसर लगाएंगे 1943, ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, हम देखते हैं इसको। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। अगर 42 आए तो अगर 42 आएगा तो फिर दोस्तों एग्जाम में 43 नहीं डाल सकता, ठीक है ना, एक डालेगा वो, या तो 42 या तो 43, क्योंकि 40 तो बहुत दूर है, 45 भी दूर है, ठीक है। 42 में शुरू हुआ है और 43 में खत्म हुई कोई चीज़। तो इस प्रकार से डेटा यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो हम इसको देखिए, डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन, देखिए पुनर्गठन सिंगापुर में किया, 43 में। और 42 में क्या किया इन्होंने? 42 में क्या किया? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो में 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी, ठीक है, रास बिहारी बोस 1942। और आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 1943 में, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की नींव भी रखी। नेताजी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं के लिए झांसी ब्रिगेड गठित की। आज़ाद हिंद फौज में म्यांमार के रंगून प्रदेश को जीतते हुए भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर गई। 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करने के बावजूद आज़ाद हिंद फौज की सेना ने हार नहीं मानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था? तो ये थे भूला भाई देसाई। याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, RRB JEE में पूछा गया है। भूला भाई देसाई 3 IN जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय ये वकील थे। क्या है ये दोस्तों? देखिएगा, देखते हैं हम इसको। देखिए, 1945 में आज़ाद हिंद फौज में सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद उन पर निष्ठा की शपथ यानी कि सरकार के प्रति तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू किए गए। कांग्रेस ने INA के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति की स्थापना की। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे। उनके सहयोगी कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, KN कार्टुजू, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है मोहन सिंह, ठीक है दोस्तों। इंडियन नेशनल आर्मी लिखा है यहाँ, नेशनल आर्मी किसके द्वारा? मोहन सिंह। ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जी, रास बिहारी बोस। तो जरिए इनको भी देख लेते हैं हम। आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। तत्पश्चात 28 मार्च 1942 को टोक्यो जापान में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर पुनः विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ। सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों इन्होंने की है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस दल के महासचिव देवव्रत बिस्वास थे। इस दल का प्रथम अधिवेशन मुंबई में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य था समाजवादी राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1942, ठीक है ना।
आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया। देखिए यहाँ पे 43 भी है, 42 भी है, लेकिन यहाँ वरीयता किसे देंगे हम? 1942 को। तो आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन 1942 में किया गया था गठन। अगला आगे देखते हैं इसके बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की। सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। देखिए बहुत ही अच्छी बात है ये। सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने कमांडर के रूप में सेना को संबोधित होते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? तो सही आंसर है शहीद और स्वराज द्वीप। ठीक है, शहीद और स्वराज द्वीप ये नाम दिए गए थे। आज़ाद हिंद फौज की सफलता पूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति इन्हें बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। और महिलाओं की ब्रिगेड क्या थी दोस्तों? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर है रास बिहारी बोस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया? तो इनका नाम है तिरुपुर कुमरन। तिरुपुर कुमरन ने देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किया। देखिए, देश बंधु नवयुवक संघ का गठन तिरुपुर कुमारन ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। ठीक है, देखिए इनका नाम दिया था ऑप्शन में, इसलिए इसको यहाँ पर इन्होंने बताया है। लक्ष्मी सहगल रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। भारत सरकार ने लक्ष्मी सहगल को 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो उनका नाम था जानकी नाथ बोस, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए यदि आपने इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया तो यहाँ से सुभाष चंद्र बोस से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, देखिए अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती देवी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके पश्चात 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उन्होंने 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, सन 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। इस लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। देखिए ये आधुनिक इतिहास का दूसरा पार्ट है जिसमें हमने लगभग 200 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और जल्द ही हम इसके 3rd पार्ट के साथ मिलेंगे जिसमें हम आधुनिक इतिहास को पूरा कवर कर लेंगे, यानी कि पूरा पढ़ लेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।